आज के अध्ययन की विषय वस्तु भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। साथियों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए जो प्रमुख पैरामीटर्स हैं उनके अंतर्गत हम पृथ्वी के अंतः घनत्व यानी डेंसिटी को देखेंगे। नंबर 2 ये है ना कि दाब की क्या स्थिति है, प्रेशर कैसे बदलता है, और तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष इसका ये है कि ताप में क्या बदलाव होता है। पृथ्वी के आंतरिक विभिन्न जो लेयर्स हैं उनमें ताप में कैसे बदलाव होता है, उन पक्षों का अध्ययन करेंगे। साथ ही जो प्राकृतिक रूप से कुछ घटनाएं घटती हैं जैसे ज्वालामुखीय क्रिया, वोल्केनो एक्टिविटीज, ज्वालामुखी क्रिया, और दूसरा है कि भूकंप, भूकंपीय तरंगे, इनसे भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाने में हम सफल होते हैं। इसमें जो भूकंपीय तरंगों का व्यवहार कैसे बदलता है, ज्वालामुखीय क्रिया कैसे होती है, साथ में उल्का और उल्कांश को भी हम अध्ययन का पक्ष रखेंगे। तो यहाँ पर साथियों पहली बात तो ये है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको जो है निर्माणकारी तत्वों के आधार पर हम 3 भागों में बांटते हैं। साथ में 3 परतें प्रमुख जैसे क्रस्ट, मैंटल और जो हमारी सबसे आंतरिक परत है यानी क्रोड, उसको हम डिवीजन करते हैं 3 भागों में। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ये घनत्व, दाब और ताप का पक्ष है उसे हम जानने का प्रयास करते हैं। वैसे जो पृथ्वी के आंतरिक जो एवरेज घनत्व है वो औसत घनत्व, पदार्थों का घनत्व वो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये औसत घनत्व है। लेकिन ये घनत्व गहराई के साथ साथ बढ़ता जाता है। जो पृथ्वी की ऊपरी परत है, इस प्रकार हम समझ सकते हैं, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है और जिसे हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं, क्रस्ट, और मध्यवर्ती परत जो है वो मैंटल है, आवरण, और आंतरिक क्रोड या सबसे जो आंतरिक परत है। तो यहाँ पर साथियों ये बढ़ता हुआ घनत्व होता है। जो क्रस्ट का घनत्व है वो जो है 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, और गहराई के साथ साथ इस घनत्व में बढ़ोतरी होती जाती है। और जैसे ही आगे ये जब मेंटल में प्रवेश अगर हम करेंगे यानी मध्यवर्ती परत में, तो इसका घनत्व और बढ़ जाएगा और अंततः केंद्र में सर्वाधिक घनत्व होता है जो 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक होता है। यानी जो सबसे अधिक घनत्व का क्षेत्र है वो पृथ्वी के केंद्र के आसपास होता है। इसके साथ ही यदि हम ताप वृद्धि को देखें, टेम्परेचर परिवर्तन को देखें, तो साथियों गहराई के साथ साथ ताप वृद्धि होती है और प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर, 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप
में वृद्धि हो जाती है। और ये वृद्धि चूंकि आप जानते हैं कि 6400 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है, और इस दर से जब वृद्धि होती है तो जो सबसे ज़्यादा केंद्र का तापमान सर्वाधिक हो जाता है, और उस तापमान पर, इतने उच्च तापमान पर कोई भी पदार्थ जो है वो ठोस अवस्था में रह ही नहीं सकता। तो जो आंतरिक इसका भाग है वो वहाँ पर इतनी अधिक ताप वृद्धि होती है कि पृथ्वी का क्रोड जो निकिल और लौह तत्व से बना है वो सदैव द्रव अवस्था में रहता है। यानी वो जो है मॉल्टेड स्टेज होती है, द्रव अवस्था होती है, और उस अवस्था में जो यानी क्रोड का भाग है वो ये यहाँ पर पदार्थ द्रव अवस्था में, और ये क्रोड में जो सर्वाधिक तत्व पाए जाते हैं वो निकिल और जो है लौह तत्व पाया जाता है। क्रस्ट में इसे जो ऊपरी परत है पृथ्वी की, अगर हम तत्वों को ध्यान में रखें तो सिलिका प्लस एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है, इसलिए हम ऊपरी परत को सियाल भी कहते हैं। और इसके बाद जो है मध्यवर्ती परत जो होती है उसमें सिलिका प्लस मैग्नीशियम दो तत्वों की अधिकता होती है, इसलिए हम इसे सीमा कहते हैं। और आंतरिक जो परत होती है वो जो है निफे कहलाती है। एक यहाँ पर जो अभी मैं ताप की बात कर रहा था कि प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में वृद्धि होती है, वो उसका कारण होता है रेडियो एक्टिविटी में वृद्धि। और इस कारण से जो केंद्र का तापमान हो जाता है पृथ्वी के, मतलब केंद्र का तापमान, क्रोड का तापमान वो लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ये इतना तीव्र तापमान होता है। रेडियो एक्टिविटी के कारण ये इतना अधिक तापमान होता है। तो सेंटर पर वो तापमान आप ये मानिए कि 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, और इस अवस्था में कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में रह ही नहीं सकता, इसलिए द्रव अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पर प्रचुरता एक पॉइंट ये भी है कि भाई ये इतनी रेडियो एक्टिविटी होती कैसे है। तो यहाँ पर यूरेनियम 238 और थोरियम 232 और उसके समस्थानिक भी हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं, जिनसे रेडियो एक्टिविटी होती है, और ये केंद्र पर तापमान वृद्धि हो जाती है, जिससे वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो तापमान पहुंच जाता है। साथियों, ये तापमान परिवर्तन, अब इसमें जहाँ पर तापमान बदलाव होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो जो है टेम्परेचर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जो है जैसे जैसे दाब बढ़ता है वैसे वैसे ताप बढ़ता है। तो दाब का जो व्यवहार है वो बिल्कुल फॉलो करता है तापमान को। तो ये 3 तत्व आप देख पा रहे हैं कि जो प्रेशर है वो इंक्रीज करता चला जाएगा, और ये इंक्रीमेंट बढ़ता जाएगा। प्रेशर जो है वो केंद्र में ये 360 गीगा पास्कल तक पहुंच जाता है। यानी जो प्रेशर है वो भी, जो सेंटर में प्रेशर है वो 360 गीगा पास्कल में पहुंच जाता है। वो कारण है कि जो टेम्परेचर एंड प्रेशर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जहाँ पर ताप वृद्धि होती है दाब वृद्धि भी होती है। तो ये 360 गीगा पास्कल वो केंद्र पर ये दाब इतना अधिक बढ़ जाता है, और इस तरीके से दाब परिवर्तन आप देख सकते हैं कि चूंकि एक पृथ्वी एक बंद निकाय है,
और वहाँ पर जब टेम्परेचर वृद्धि होगी तो वो प्रेशर यानी क्लोज्ड सिस्टम होने के कारण वो जो है प्रेशर और टेम्परेचर दोनों में वृद्धि होती है। टेम्परेचर वृद्धि होने का कारण वो हमने स्पष्ट किया कि 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि के चलते जब केंद्र पर आप पहुंचेंगे तो वहाँ पर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में वृद्धि हो जाएगी। अब एक पॉइंट और महत्वपूर्ण है कि जो वोल्केनो एक्टिविटीज होती हैं उनको समझते हैं, और उनके पीछे भी कारण बहुत हद तक ये है कि जो हमारी ये 3 परतें हैं उनसे जुड़ा ही पक्ष है। यहाँ पर ये कह लें कि जो केंद्र यानी क्रोड का हिस्सा है पृथ्वी का, क्रोड वाला भाग, वो बिल्कुल मॉल्टेड स्टेज में यानी द्रव अवस्था में यहाँ पर निकिल और निफे होता है, और इस द्रव अवस्था में होने के कारण ये जैसे ही कहीं पर कमजोर क्षेत्र पाता है या जहाँ पर दो प्लेटें, दो जो है भूगर्भीय प्लेटों का मिलन स्थल होता है, उन भूगर्भीय प्लेटों के मिलन स्थल पर जैसे ही प्रेशर बढ़ता है वहाँ से ये द्रव अवस्था वाला जो मैग्मा है वो बाहर आने लगता है। द्रव अवस्था वाला मैग्मा मान लीजिए यहाँ पर कमजोर स्थिति है या दो प्लेटों का मिलन बिंदु है, तो यहीं से प्रस्फुटन प्रारंभ हो जाएगा और ये जो है मैग्मा वो पृथ्वी का वो बाहर आने लगता है। आपको मैं बता दूं कि ये ज्वालामुखी क्रिया वस्तुतः एक सेफ्टी एक्टिविटी है, यानी पृथ्वी में जो भी असंतोष पनपता है उस असंतोष को शांत करने के लिए ये ज्वालामुखी क्रिया होती है। और नहीं तो जैसे आप जानते हैं कि मंगल और बृहस्पति के मध्य जो है जो अवांतर ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, वो वस्तुतः किसी एक ग्रह के फटने के कारण ही हैं जो 2000 टुकड़ों में बदल गए। अगर ये असंतोष जो है शांत न हो ज्वालामुखी क्रिया से तो पृथ्वी भी फट सकती है। अतः आप ये मानिए कि जो वोल्केनो एक्टिविटी है वो वस्तुतः पृथ्वी के लिए एक सेफ्टी डिवाइस है, ये एक सुरक्षा वाली प्रक्रिया है और इसे जो है होना चाहिए। इसी तरीके से साथियों यहाँ पर भूकंपीय तरंगों का यद्यपि भूकंप का अध्ययन जो है वो पृथक रूप से जो है आपके साथ साझा किया जाएगा, लेकिन जो भूकंप का आने का कारण है वो भी बहुत हद तक वो निर्भर करता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर, और जहाँ पर जो है ज्वालामुखी क्रियाएं अधिक होती हैं वहाँ पर भूकंपीय क्रियाएं भी अधिक होती हैं। जैसे आप जानते हैं जो पैसिफिक ओशियन का एरिया है, यानी जहाँ किनारे किनारे का क्षेत्र है उसे हम फायर रिंग ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा 2/3 ज्वालामुखी वो पाई जाती हैं, तो वहाँ पर भूकंप भी सर्वाधिक आते हैं। या जैसे प्लेटें जब दो मिलती हैं तो उन प्लेटों का मिलन बिंदु से भी वो भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, और इन भूकंपीय तरंगों यानी जो आगे पढ़ेंगे आप कि PSL ये भूकंपीय तरंगे हैं, तो इनके व्यवहार पर भी हम उनके व्यवहार के अध्ययन करते हुए पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाने में सफल होते हैं। तो यहाँ पर अब मोटा मोटा निष्कर्ष इन जो है घनत्व, दाब, ताप और ज्वालामुखी क्रिया और भूकंप इन पक्षों को देखने के उपरांत आप स्पष्ट हो पाते हैं कि भाई पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अगर तत्वों के आधार पर देखें यानी भाग लेने वाले तत्वों के आधार पर, तो वो 3 प्रकार की परतें हो जाती हैं। सियाल पहली, और दूसरी है सीमा, यानी जब जो है आप ये देखें कि सिलिका और मैग्नीशियम का जो है अधिक से अधिक प्रयोग हो रहा है, तब वो मध्यवर्ती परत है।
और निफेल यानी निकिल और फेरिक, तो ये तीन परतें पृथ्वी की वो भाग लेने वाले तत्वों के आधार पे। और दूसरा ये है कि इन्हीं को आप सियाल को, जो सबसे ऊपरी परत है, उसको हम क्रस्ट कहते हैं, और मध्यवर्ती परत को मैंटल, और आंतरिक परत को हम क्रोड कहते हैं। क्रोड या कोर, जो भी चाहे वो आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। भूगर्भ शास्त्र डेली ने भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की व्याख्या करते हुए पृथ्वी की 4 परतें उल्लेखित की है अपने अध्ययन में। जिस प्रकार अभी तक हमने ये पढ़ा कि भाई जो है पृथ्वी की ये 3 प्रमुख परतें हैं, क्रस्ट, मैंटल और जो है क्रोड। जो क्रस्ट है हमारा वो 0 से 30 किलोमीटर, और मैंटल वो जो है 30 किलोमीटर से 290 किलोमीटर, और जो आंतरिक परत है यानी पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो सबसे ज़्यादा है, और वो 290 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक। यहाँ पर साथियों जो डेली ने अपने अध्ययन के उपरांत डिवीजन किया है, उसमें जो लिथोस्फीयर है यानी स्थल मंडल जिसे कहा है, स्थल मंडल, ये लिथोस्फीयर वो 0 से 100 किलोमीटर की रेंज में है। और इस स्थल मंडल में आप जानते हैं कि पृथ्वी का जो है 29% हिस्सा ही वो जो है लैंडेड पार्ट है, और 71% हिस्सा समुद्री भाग है। तो जो लैंडेड पार्ट है यानी वो प्रमुख रूप से वो ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ, ग्रेनाइट रॉक्स से बना हुआ है। और जो ओशनिक बेल्ट है यानी समुद्री सतह है, वो बेसाल्ट चट्टानों से, ओशनिक बेल्ट को अगर हम देखेंगे तो वो बेसाल्ट रॉक्स से बना हुआ है। यहाँ ये 2 चीज़ें याद रखने योग्य है कि जो भी लैंडेड पार्ट है वो प्रमुख रूप से ग्रेनाइट रॉक से, और बेसाल्ट चट्टानें जो है वो प्रमुख रूप से यानी ओशनिक बेल्ट जो है वो बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है। अब इसके बाद जो है एक दुर्बल मंडल की बात कही गई है, और ये दुर्बल मंडल ये 0 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक लिथोस्फीयर है, और ये जो दुर्बल मंडल है वो 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के मध्य, यहाँ पर टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है, प्रेशर में वृद्धि हो जाती है, और जो पदार्थ हैं वो मैग्मा के रूप में बदलने लगते हैं। और यहाँ पर मैग्मा के रूप में होने की अवस्था जब होती है यानी तरल होता है, तो वो जो ओशनिक बेल्ट हो या जो हमारे लैंडेड बेल्ट है वो जो है इस मैग्मा पर, तरल पदार्थ पर तैरने लगती है। और ये मैग्मा जो है उन कमज़ोर बिंदुओं को खोजता है जिससे वो बाहर पृथ्वी के आ सके। यानी यहाँ से वोल्केनो एक्टिविटीज़ का ये जो दुर्बल मंडल है वो जो है ज्वालामुखी क्रिया के लिए सबसे जिम्मेदार पक्ष यही पर मिलता है। तो ये दूसरा पार्ट हो गया एस्थेनोस्फीयर। और अब तीसरा है मध्य मंडल। मध्य मंडल यानी मेसोस्फीयर, ये मेसोस्फीयर है मध्य मंडल। और ये मध्य मंडल 400 किलोमीटर की गहराई से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक है। इस मध्य मंडल में भी जो पदार्थ है वो द्रवावस्था में रहते हैं। और इसके उपरांत अब आगे जो चौथी परत भूगर्भ शास्त्री डेली द्वारा बताई गई वो बेरिस्फीयर है। और ये बेरिस्फीयर ये मानिए आपकी 2900 किलोमीटर की गहराई से प्रारंभ होकर के 6371 किलोमीटर यानी लगभग पृथ्वी के
केंद्र तक पहुंच जाता है और इस बैरी स्फीयर को वो दो भागों में बांटते हैं, बाह्य केंद्र और आंतरिक केंद्र। दो भागों में बांटते हैं और ये जो बाह्य केंद्र चाहे आंतरिक केंद्र, क्योंकि यहाँ पर निकिल और लोहे की प्रचुरता होती है और निकिल और लोहे की प्रचुरता के कारण ये जो है चूंकि ये द्रव अवस्था में इतने, क्योंकि उच्च तापमान आपको पहले ही स्पष्ट किया गया, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यहाँ पर पदार्थ बिल्कुल द्रव अवस्था में होता है और वो मूव किया करता है, जिससे जो ये पृथ्वी एक बड़े मैग्नेट के रूप में इसका व्यवहार होता है वो परिलक्षित होने लगता है। जो मैग्नेट के रूप में यानी चुंबक के रूप में पृथ्वी का जो व्यवहार है वो परिलक्षित होने लगता है। इसके कारण जो निकिल और फेरिक का द्रव अवस्था में होना और उसको जो है हमेशा मूविंग स्टेज में होना, ये यहाँ पर और एक स्पष्ट कर दें कि जो पृथ्वी का ध्रुव है उत्तर और दक्षिण ध्रुव, उसके विपरीत जो पृथ्वी मैग्नेट के रूप में काम करती है, यानी उत्तरी ध्रुव की ओर जो पृथ्वी चुंबकीय व्यवहार है उसका, तो उधर उसका दक्षिणी ध्रुव होता है। यही कारण है कि जब जो है हम मैग्नेट को वो जो है किसी डोरी में बांध करके फ्री छोड़ते हैं तो वो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही टिकता है जा करके। तो साथियों, ये मैग्नेट के रूप में व्यवहार का प्रमुख कारण बैरी स्फीयर है, जहाँ पर फेरिक और निकिल मॉल्टेड अवस्था में होता है। तो ये आज का पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन ये पूर्ण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।